वेलकम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। जैसा कि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं अबाउट द रेजिस्टिविटी, अबाउट द वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस with temperature mathematically, and also we know that resistivity and resistance depends on the nature of materials। टेम्परेचर के बारे में भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। फिर उसके बाद हम लोगों ने सेल का टॉपिक डिस्कस किया था, जिसमें हमने डिस्कस किया था अबाउट द टर्म्स EMF, ऑफ द सेल। आप लोग सभी जानते हैं कि EMF क्या होता है। इलेक्ट्रो, इसकी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स, ठीक है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसे हमने एक्सप्लेन भी किया था कि ये मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होता है अक्रॉस द टर्मिनल, किसके टर्मिनल? अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ अ सेल और अ बैटरी इन एन ओपन सर्किट। ये हम लोगों ने डिस्कस किया था, am I right? आई होप आपको पता होगा, ध्यान में हुआ। और EMF को E इस सिंबल से हम लोग डिनोट करते हैं। फिर हमने बात की थी EMF और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच के रिलेशन की, कि E इक्वल टू V माइनस आई आर। आपको याद होगा कि स्मॉल आर यहाँ पे किसको डिनोट करता है? स्मॉल आर डिनोट करता है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल, जो उसके अंदर जो केमिकल होता है उसकी वजह से, उस केमिकल के नेचर की वजह से ये जो रेजिस्टेंस है ये सेल के द्वारा लगाया जाता है व्हेन द करंट फ्लोइंग थ्रू द सेल। तो जिसे हम इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं। हालांकि अगर इसका जिक्र हो तभी हमें इसको कंसिडर करना है, अदरवाइज मैक्सिमम जो प्रैक्टिकल केसेस होते हैं, कई जगह पर आपको देखने को मिलेगा कि किसी सर्किट में आपके सामने ये लिखा हुआ है ए सेल है, ए सेल इज ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ EMF ऑफ 5 वोल्ट, तो वो इसमें जिक्र करेगा ही नहीं कि उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है। क्यों? क्योंकि वहां पे उस केस में उसके इंटरनल रेजिस्टेंस को नेग्लिजिबल कंसीडर कर लेते हैं या कंसीडर कर रखा होता है। लेकिन जहां पर इंटरनल रेजिस्टेंस की बात अगर वो करेगा तब हमें ये रिलेशन याद रखना है। और ये सेल का चार्जिंग डिस्चार्जिंग प्रोसेस के दौरान सेल के अक्रॉस जो पोटेंशियल होता है, अरे सॉरी E इक्वल टू V माइनस आई आर नहीं आएगा, V इज इक्वल टू E माइनस आई आर आएगा। सॉरी, V इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल, अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द सेल और बैटरी इन एन क्लोज सर्किट। क्योंकि क्लोज सर्किट में जब करंट फ्लो करने लगता है तो सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस R की वजह से उसके पोटेंशियल, उस सेल के अक्रॉस एक पोटेंशियल ड्रॉप हो जाता है, जो उसके मैक्सिमम पोटेंशियल से जब हम माइनस करते हैं, देन वी हैव द एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल व्हेन इट इज इन अ क्लोज्ड सर्किट। क्लियर? तो आप समझ गए होंगे कि क्लोज सर्किट का मतलब कि ओवरऑल बात यही है कि ये टर्म कब आती है, ये IR वाले टर्म कब आती है? जब सेल क्लोज सर्किट में होता है। और इस टर्म का रोल कब खत्म हो जाएगा? जब सेल ओपन सर्किट में होगा। उस केस में B और E इक्वल हो जाएंगे। ठीक है? खैर, अब इतना सब कुछ पढ़ने के बाद मैं आज आपको एक नया टॉपिक और बता रहा हूं,
वो है हमारा रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन, यानी कि अब हम पढ़ने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। So today I will discuss a new topic, that is combination of resistances। ठीक है, अब ये शुरुआत है क्योंकि हम रेजिस्टेंसेस के अलावा कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, कुछ और क्वांटिटीज भी होती हैं जिससे हम उस इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। रेजिस्टेंस सभी में होता है। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से सुनना है, रेजिस्टेंस के बेसिक कंसेप्ट को समझना है ताकि हम और जो आगे डिफरेंट क्वांटिटीज आएंगी रेजिस्टेंसेस के अलावा उनके कॉम्बिनेशन को भी इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। तो बच्चों, कॉम्बिनेशन में सबसे पहला जो कॉम्बिनेशन होता है दैट इज सीरीज कॉम्बिनेशन, दैट इज सीरीज कॉम्बिनेशन। सेकंड पे आएगा हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। ठीक है, पहला सीरीज कॉम्बिनेशन, फिर उसके बाद दूसरा पैरेलल कॉम्बिनेशन, और थर्ड पे हमारे पास आएगा मिक्स्ड ग्रुपिंग। किसकी बात यहां पर हो रही है? मिक्स्ड ग्रुपिंग में होता है पैरेलल और सीरीज का कॉम्बिनेशन। और जरूरी नहीं है पैरेलल सीरीज का कॉम्बिनेशन, बिकॉज कई जगह पे हमें ये पहचानने में दिक्कत भी होगी कि हमें ये लगेगा कि ये तो सीरीज में भी नहीं है और ये तो पैरेलल में भी नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब शुरुआत करते हैं वन बाय वन। पहले सीरीज कॉम्बिनेशन को समझते हैं। ठीक है बच्चों, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में फर्स्ट पॉइंट इज सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। ठीक है, समझिएगा इस चीज को। क्या है ये सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस? क्या है? शुरुआत हम 3 रेजिस्टेंस से लेके चलेंगे। कम से कम सीरीज में कितने होने चाहिए? 2 रेजिस्टेंस होने चाहिए, 2 से 3 4 5, फिर उसके बाद nth कितने ही रेजिस्टेंसेस हो सकते हैं। ठीक है, तो हम शुरुआत करेंगे 3 रेजिस्टेंसेस के साथ, 1 2 then 3 रेजिस्टेंसेस आर देयर, R1 R2 R3। 3 रेजिस्टेंसेस हमारे पास हैं, R1 R2 then R3। ठीक है, these 3 resistances are connected with a battery which provide the current to the this combination। ठीक है ना, which is the source of potential difference। okay, also you can say that with a key or a switch, or you can say that with an ammeter। a simple circuit we are explaining here। ठीक है, एमीटर जो कि सीरीज में जो है कनेक्ट किया जाता है, और उसके बाद ये नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल। नाउ फिलहाल की ओपन है तो करंट फ्लो नहीं कर रहा है, लेकिन जैसे ही की को क्लोज करते हैं तो सर्किट में जो करंट है दैट स्टार्ट्स टू फ्लो। ठीक है, बात समझ में आ रही? दैट स्टार्ट्स टू फ्लो, दैट इज करंट I। करंट I स्टार्ट्स टू फ्लो। ठीक है, बार बार लिखने की भी जरूरत नहीं है, आप हो सके तो इसको वन टाइम प्रेजेंट कर दें, जो एरो इंडिकेट द फ्लो ऑफ डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, अब पॉइंट ध्यान से समझिएगा कि 3 रेजिस्टेंसेस जो हैं ये सीरीज कॉम्बिनेशन में कैसे हुए कि
इस रेजिस्टेंसेस का, आप लोगों को मैं पहले बता चुका हूं कि रेजिस्टेंस का सिंबल ऐसा होता है, ठीक है। कई बार हम लोग सोचते हैं और हमें सोचना भी पड़ेगा कि क्या इस तरह की शेप की वायर आप लोगों ने देखी है। मैं पहले आज आपको दोबारा से रिपीट कर देता हूं कि रेजिस्टेंस का मतलब इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, एक्चुअल में हम रेजिस्टेंस शब्द यूज कर रहे हैं। द एक्चुअल एंड कंप्लीट नेम इज इन इलेक्ट्रिक सर्किट इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर by which of a material by which it opposes the flow of electric current through the wire या through the conductor through the circuit। बात समझ में आ रही? इलेक्ट्रिक करंट का अपोज करने की प्रॉपर्टी का नाम इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है। तो क्या इस तरह की वायर होती है? नहीं होती। पॉइंट यहाँ पे अभी, क्या इस तरह की वायर होती है? तो हमारा सवाल है नहीं होती। तो ऐसे क्यों शो कर रहे हैं हम? जस्ट एक प्रेजेंटेशन है। मैं आपके सामने एक सिंपल सा सवाल रखता हूँ कि मान लीजिए आप ऑन रोड जा रहे हो, जब आप सड़क पे जाते हो और सड़क स्मूथ हो, रोड स्मूथ हो, तो जब आप उस रोड पर चलेंगे तो आपको कहीं पर भी हर्डल्स फील नहीं होगा। आपको सिंपल भाषा में कहूँ तो आपको झटके महसूस नहीं होंगे उस रोड पर, क्योंकि वो स्मूथ है, आपका फ्लो स्मूथ होगा। लेकिन सपोज कीजिए कि जब जहां पर सड़कें टूटी हुई हो, फिर जब हम वहां पर चलते हैं तो क्या हम अपनी नॉर्मल स्पीड से चल पाते हैं? क्या हमारा फ्लो स्मूथ होता है? तो आप जानते भी हैं कि ऐसा नहीं होता, बिकॉज वी एक्सपीरियंस सम हर्डल्स, और उसी हर्डल्स को जनरल लैंग्वेज में रेजिस्टेंस कहते हैं। और इलेक्ट्रिसिटी की भाषा में, इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर वो हर्डल्स कौन फील करता है? इलेक्ट्रिक करंट, और बल्कि मैं ये कहूँगा इलेक्ट्रिक करंट नहीं, इलेक्ट्रॉन्स। इन्हें मेटल्स में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो करंट कैरियर्स होते हैं, तो वो महसूस करते हैं रेजिस्टेंस, जो उन्हें कौन ऑफर करता है? कंडक्टर के अंदर जो उसका नेचर है, कंडक्टर का जो नेचर है, कंडक्टर के अंदर जो मौजूद और इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, मेटल्स के अंदर मौजूद और इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, उनके एटम्स भी हैं, उनकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रेजिस्टेंस का अनुभव करते हैं। तो इसीलिए जो ये पाथ बनाया गया, सपोज अगर मुझे कोई ये कहे कि इलेक्ट्रॉन को आप इस पाथ से भेजिए, तो इलेक्ट्रॉन्स को इसके फ्लो में कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन आप सोचिएगा कि अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स को यहां से भेजने की अगर बात करूं, तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जाएगा, फिर अप एंड डाउन, तो उससे हर्डल्स फील होंगे, और इस हर्डल्स का मीनिंग ही रेजिस्टेंस है। इसीलिए हम इसका सिंबल इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। कई बार बच्चे दिमाग में ये सोच लेते हैं कि क्या ये शेप है रेजिस्टेंस की? ऐसे बिल्कुल भी नहीं। वायर की शेप का ऐसा होना जो है वो जरूरी नहीं है कि ये रेजिस्टेंस है, या रेजिस्टेंस लाइक कोई वायर ऐसी होती होगी जिसकी शेप ऐसी है, बिल्कुल भी नहीं। एक आपके पास लॉन्ग सिलेंड्रिकल वायर है तो वो भी रेजिस्टेंस ऑफर करती है, उसकी शेप ऐसी नहीं होती, ठीक है। तो जस्ट एक ये सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन है रेजिस्टेंस का। नाउ कम टू द पॉइंट कि रेजिस्टेंस R1 R2 R3 तीन यहाँ पर सीरीज कॉम्बिनेशन है, जहां पे क्या किया गया कि इस रेजिस्टेंस के इस एंड के साथ सेकंड वाले रेजिस्टेंस का फर्स्ट एंड कनेक्ट कर दिया गया, और सेकंड वाले रेजिस्टेंस के सेकंड एंड के साथ थर्ड रेजिस्टेंस का फर्स्ट टर्मिनल कनेक्ट कर दिया गया, और ये थर्ड रेजिस्टेंस का सेकंड टर्मिनल है। अब आप सोचिएगा कि जो करंट है वो तीनों में सेम क्यों जा रहा है। इसके लिए मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दूंगा डेली लाइफ के रिगार्डिंग। बच्चों, आप अपने घर में किसी टैप के साथ जब वाटर पाइप लगाते हैं, और आपने देखा भी हुआ है कि कई बार वाटर पाइप जो है जिसमें से पानी जा रहा है, जिस जगह पर हमें पानी पहुंचाना है वहां पर वो पाइप थोड़ा छोटा रह जाता है, तो हम
उस पाइप के आगे एक और पाइप कनेक्ट कर देते हैं, लेकिन आपको ये जरूर 100% पता होगा कि जो हम सेकंड पाइप कनेक्ट करने जा रहे हैं वो फर्स्ट वाले पाइप से या तो छोटा होना चाहिए ताकि वो उसके अंदर फिट आ जाए, या फिर सेकंड वाला पाइप फर्स्ट वाले पाइप से बड़ा होना चाहिए ताकि फर्स्ट वाला पाइप उसमें फिट आ जाए। तो सपोज कि मैंने जो पाइप यहाँ पे लिया, ठीक है, वो पहले वाले से फर्स्ट वाले पाइप से सेकंड वाले पाइप की जो विड्थ है वो ज्यादा है, तो पानी इसमें से फ्लो करना शुरू कर जाएगा। अब मेरा जो पॉइंट है वो आप समझिएगा, जो मैं बहुत बार बोलने जा रहा हूँ यहाँ पे, ताकि फिर हम उस एग्जांपल को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें। यहाँ पे जितना पानी इस पाइप में से जा रहा है, क्वांटिटी ऑफ वाटर, क्वांटिटी ऑफ वाटर, तो आप मुझे ये बताइए कि जब पानी सेकंड वाले पाइप में एंटर करेगा तो क्या उसकी क्वांटिटी कम हो जाएगी, या ज्यादा बड़ा पाइप है तो क्वांटिटी भी ज्यादा हो जाएगी क्योंकि वो ज्यादा पानी कंसीडर करेगा, ज्यादा पानी उसमें से आ सकता है, इसीलिए ज्यादा वाटर उसमें से जाएगा। तो इसका जवाब अगर आप हाँ में सोच रहे हैं तो गलत है, क्योंकि जितनी क्वांटिटी फर्स्ट वाले पाइप में से वाटर की आएगी वही वाटर की सप्लाई सेकंड में जाएगी। बस अंतर क्या होगा, अंतर ये होगा कि फर्स्ट वाला पाइप सेकंड वाले से नैरो है, तो जो स्पीड पानी की फर्स्ट वाले पाइप में थी सेकंड वाले पाइप में स्पीड कम हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि वहां पर उसकी विड्थ ज्यादा है। मैं कंपैरिजन सिर्फ इन दोनों के बीच कर रहा हूं, अभी आपको कोई तीसरा पॉइंट सोचने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर क्वांटिटी तो सेम रहेगी, बट वाटर फील मोर रिलैक्सेशन, मतलब ज्यादा स्मूथली इसमें फ्लो करेगा कंपैरेटिवली इसके। क्वांटिटी सेम है तो भी मैं बात कर रहा हूं। तो आप सेम चीज यहां पे अप्लाई कीजिए। इस बैटरी ने जितना करंट प्रोवाइड किया सर्किट को, मतलब कि जितने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फ्लो इस जब सर्किट में से करेंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सपोज कि अगर इस R1 रेजिस्टेंस में से जो करंट जा रहा है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि करंट का फ्लो करना मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो करना है मेटल के केस में, वो भी अपोजिट डायरेक्शन में। तो इसका मतलब है कि सपोज कि अगर मैं एक एग्जांपल के तौर पर ये मान लूं कि अगर करंट यहाँ जा रहा है तो 1000 इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो इस तरफ जा रहे हैं, तो 1000 इलेक्ट्रॉन के बराबर का जो करंट है ना वो R1 में से होकर के जा रहा है। तो आप मुझे ये बताइए कि जो ये 1000 इलेक्ट्रॉन हैं, क्या ये R2 और R3 में से अलग अलग थे क्या, या 1000 ही थे? तो इसका जवाब है कि इलेक्ट्रॉन 1000 ही थे। पूरे सर्किट में करंट इलेक्ट्रॉन जो हैं वो 1000 ही हैं और 1000 ही रहेंगे। ठीक है, एज पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, जो ये कहता है कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। आप उसके फ्लो की स्पीड को कम ज्यादा कर सकते हो। जैसे इस वाटर के अंदर मैंने बताया, यहाँ पे कौन सा नियम लग रहा है, यहाँ पे कौन सा लॉ लग रहा है, यहाँ पे लगेगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो ये कहता है कि ऑब्जेक्ट का जो मास है, ये हालांकि सब चीजों पे अप्लाई नहीं होता, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एक पॉइंट आएगा उसमें मैं आपको बाद में बताऊंगा इसके बारे में, बट इन केस ऑफ स्पीड एक स्पेशल कंडीशन, एक लिमिटेड कंडीशन के अंदर, एक कंडीशन के अंदर हम कह सकते हैं कि जितना क्वांटिटी, जितना मास पानी का इस फर्स्ट वाले पाइप में था पर यूनिट टाइम, पर यूनिट लेंथ के हिसाब से, उतना ही इसी में रहेगा, इसमें रहेगा सेकंड वाले में। तो यही चीज यहाँ पर है कि 1000 इलेक्ट्रॉन अगर R3 में थे तो 1000 ही R2 में है, 1000 ही R1 में से होकर के पूरे सर्किट में फ्लो करेंगे। तो बस उनको रेजिस्टेंस अलग अलग ऑफर हुआ। बस आप सेम चीज कह सकते हो कि अगर मान लो R1 ज्यादा है तो उनको इलेक्ट्रॉन्स को इस R1 को क्रॉस करने में थोड़ा ज्यादा टाइम लग सकता है, ज्यादा एफर्ट करना पड़ सकता है कंपैरेटिवली R2 और R3 के। ये नहीं है कि ज्यादा रेजिस्टेंस है तो इलेक्ट्रॉन्स की नंबर में कोई कमी आएगी, बिल्कुल नहीं। इलेक्ट्रॉन्स के नंबर में कोई कमी नहीं आएगी, सिर्फ उसके फ्लो की स्पीड पे फर्क पड़ेगा।
इज इट क्लियर? वर्ती इलेक्ट्रॉन और जो करंट होता है वो क्या होता है? करंट का स्पीड से, इस केस में अगर मैं बात करूं तो सिंपल क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, क्यू बाई टी, है कि नहीं? तो इसी केस में हम कह सकते हैं जो करंट है तीनों में सेम रहेगा। तो तीनों में सेम रहने से तो अब क्या चीज है जो तीनों में बदल जाएगी? वो सुनिएगा ध्यान से, और वो है जो पोटेंशियल हम यहाँ पे V अप्लाई कर रहे हैं वो V तीनों के लिए अलग अलग होगा, क्योंकि तीनों का रेजिस्टेंस अलग अलग है। आई मीन टू से ये पोटेंशियल तीनों में डिवाइड हो जाएगा। अब सवाल आता है कैसे, कि जो पोटेंशियल हमने अप्लाई किया हुआ है वो तीनों में कैसे बटेगा, तीनों में कैसे डिवाइड होगा, है ना? सवाल तो इसका है। तो बच्चों पॉइंट ये है कि इस बैटरी का जो ये पॉजिटिव टर्मिनल है ये R1 रेजिस्टेंस के फर्स्ट एंड से कनेक्ट है, जबकि नेगेटिव टर्मिनल R1 से कनेक्ट थोड़ी ना है, नेगेटिव कनेक्ट किससे है? R3 के सेकंड टर्मिनल से। तो पहली बात तो यह, पहला आइडिया तो यही से मिल गया कि जब इसका दोनों टर्मिनल R1 से कॉमनली कनेक्ट है ही नहीं तो इट मीन्स ये तीनों के लिए अलग अलग होगा। टोटल जो है, टोटल तो V रहेगा क्योंकि वो R1 और R3 के बीच का रहेगा, लेकिन तीनों जैसा कि अलग अलग है तो ये तीनों में अलग अलग डिवाइड होगा। तो या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस, अब ध्यान से सुनना, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग बात करूंगा। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हमने पढ़ा V इक्वल टू आई आर होता है। आप समझिएगा मेरी बात को, V इक्वल टू आई आर होता है। तो बच्चों I तो तीनों में सेम है, तो अब आपको क्या लगता है? I है सेम और R है डिफरेंट, तो I इंटू R का प्रोडक्ट क्या रहेगा? क्या रहेगा? वो भी डिफरेंट होगा, है ना? वो भी डिफरेंट हो जाएगा। इट मीन्स R1 के अक्रॉस जो पोटेंशियल हमें मिलेगा दैट विल बी V1। R2 के अक्रॉस जो हमें पोटेंशियल मिलेगा दैट विल बी V2, और R3 के अक्रॉस जो हमें मिलेगा दैट विल बी V3। ठीक है बच्चों? तो ऐसे में क्या हुआ? ऐसे में टोटल पोटेंशियल V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 हो जाएगा। ठीक है? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। फिर भी आपको अगर कोई डाउट लगता है तो आप मुझसे पर्सनली मेरे फोन पे या बाय मैसेजिंग मुझे पूछ सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं अगर कोई डाउट आपको लगे तो इस केस में क्या आएगा? V1 प्लस V2 प्लस V3 आ जाएगा आपके पास। नाउ चलिए अब हम बात करते हैं, तो हम इस कॉम्बिनेशन से हमने क्या सीखा कि इन दिस कॉम्बिनेशन I यानी कि करंट रिमेन्स सेम, करंट रिमेन्स सेम थ्रू एवरी रजिस्टर, और V is divided across every रजिस्टर। ठीक है? दैट इज क्या बना, क्या मिला हमें? V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है बच्चों? तो क्या आएगा इसमें? ध्यान से देखिएगा, इसमें आएगा, अब हम V की वैल्यू पुट करेंगे अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। क्या मिलेगा हमें? V इज इक्वल टू आई आर एस। देखिए V इज द टोटल पोटेंशियल अप्लाइड, I टोटल करंट एंड आर एस जो हम यहाँ पे नाम दे रहे हैं दैट इज द टोटल कॉम्बिनेशन, है ना? टोटल रेजिस्टेंस का जो कॉम्बिनेशन आएगा ना उसका नाम हमने यहाँ पे दिया है। तो ये नाम क्या है बच्चों? IRS। सिमिलरली अगर मैं सिर्फ V1 के अक्रॉस की बात करूं तो V1 कितना आएगा? IR1।
V2 कितना आएगा IR2 और लास्ट में V3 कितना आएगा IR3। ठीक है, तो इस केस में अब हम इन चारों की वैल्यू को फर्स्ट में पुट करेंगे, यानी कि यूज इन वन। तो क्या आएगा देखिएगा, IRS इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। ठीक है, ये आ गया हमारे पास V इक्वल टू IR1 IRS इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। ठीक है, अब यहां से कॉमन ले लो आप, I कॉमन ले लिया आपने, तो RS इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, I कॉमन ले लिया, कैंसिल हो गया। तो बच्चों हमारे पास RS इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम तीन रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन को अच्छे से समझ लिया हम लोगों ने, और आगे हम इसके फर्दरली नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको फर्दरली इसके तीन के बाद दो, तीन से ज्यादा के अलग अलग और सेम रेजिस्टेंस के केस भी आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, तो ये था हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस का बेसिक रिजल्ट जो आज हमें मिला। ठीक है बच्चों, थैंक यू।